Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter, Kings, Farmers and Towns. अब तक हमने इसमें पढ़ा था फिफ्थ पॉइंट चेंजिंग कंट्री साइड्स, जिसमें पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ थर्ड पॉइंट इज differences in rural society. So come to the page number 39. Differences in rural society. While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. What is evidence is that there was a growing differentiation among the people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refers to landless agricultural laborers, small peasants as well as large landholders. The term Gahpati was often used in Pali texts to designate the second and third categories. The large landholders as well as the village headmen emerged as powerful figure and often exercised control over their other cultivators. जब कई सारी दूसरी स्ट्रेटजी का यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा था, तो उस प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स था वो अनइवन था, सभी में बराबर नहीं था उसका बेनिफिट. और इसके एविडेंस हमें मिलते हैं स्टोरीज से, जो कि बौद्ध जो टेक्स्ट हैं उनमें इस तरह के डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है कि जो प्रोडक्शन बढ़ भी रहा था तो किसानों में फिर भी, या जो ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है, वहाँ पर डिफरेंसेस फिर भी बने हुए थे. इनके बारे में एक वर्ड आया है जो पाली टेक्स्ट है या जो बौद्ध कथाएं हैं उनमें गहपति शब्द आया है, जिसका मतलब होता है ऐसे खेतीहर लैंड ओनर्स या फिर सेकंड या थर्ड कैटेगरीज के जो लोग थे, जिनमें छोटे किसान भी आते हैं, जिनकी खुद की ज़मीन होती थी, या जो गांव के प्रधान होते थे या ज़मींदार होते थे, उनमें उन्हें गहपति कहा जाता था. तो ये विशेषकर जो बौद्ध कथाएं हैं उनमें इनके बारे में पता चलता है कि जो गाँव में लोग रहते थे उनमें लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स भी थे और स्मॉल पेजेंट्स भी थे, साथ ही बड़े लैंड होल्डर्स भी थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, और या फिर जिन्हें ज़मींदार कहते थे. इस तरह से बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन उस समय कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड थे लोग. अर्ली तमिल literature also mentioned different categories of people living in the village: large landowners or vellalar, plowsmen or ujavar, and slaves or adimai. It is likely that these differences were based on differential access to land, labor, or some of the new technologies. In such a situation, questions of control over land must have become crucial, as these were often discussed in legal text. तमिल जो ग्रंथ थे, संगम जो टेक्स्ट है, उन लिटरेचर उनमें भी इनकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया गया है. उनमें भी बताया गया है कि जो विलेज में लोग रहते थे उनमें अलग अलग कैटेगरीज होती थी. जैसे जो लार्ज लैंड ओनर है, बड़े ज़मींदार हैं, उन्हें वेल्लालर कहा जाता था. प्लाउजमैन या जो हलवाहे होते थे, हल चलाने वाले, उन्हें उजावर कहते थे. और जो स्लेव है या जो दास है, सेवक है, उन्हें अधिमाई के नाम से जाना जाता था. और ये ऐसे लगता है कि जो लैंड या फिर लेबर या न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग या उन पर बेस्ड होता था. ये डिफरेंशियल जो एक्सेस है वो इन तीन चीज़ों पर बेस्ड होता था. और इन सिचुएशंस में लैंड पे कंट्रोल होना या लैंड का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था. तो सारा जो भी आपका स्टेटस होता था, कैटेगरीज थी उस समय, वो लैंड पर बेस्ड थी. जिसके पास ज़्यादा लैंड होता था, ज़्यादा बड़े फील्ड्स होते थे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था. तो इस तरह जो सोशल कैटेगरीज थी वो इस तरह से डिवाइडेड थी या बेस्ड थी लैंड पर. गहपति. A Gahapati was the owner, master or head of the household who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence. He was also the owner of the resources, land,
animals and other things that belonged to the household. Sometimes the term was used as a marker of status for men belonging to the urban elite or including wealthier merchants. गृहपति जो शब्द है उसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो घर का हेड होता था, या वो घर में जो लोग रहते थे जिनमें महिलाएं, वीमेन, चिल्ड्रन, स्लेव या जो भी वर्कर जो एक ही छत के नीचे रहते थे या एक ही जो रेजिडेंस है उसे शेयर करते थे, उनमें रहने वाले लोगों का जो हेड होता था उसे गृहपति के नाम से जाना जाता था। और जो घर के रिसोर्सेज थे जिसमें कि लैंड भी आता है, एनिमल्स और अदर जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, उन सभी पर इसका अधिकार होता था, ऑनर होता था गृहपति। कई बार ये जो टर्म्स हैं वो एक तरह से अर्बन जो एलीट वर्ग है उनके लिए या फिर जो मर्चेंट्स है, वेल्दी मर्चेंट्स, उनके लिए भी इस तरह जो गृहपति वर्ड है उसका यूज़ किया जाता था। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलीट। From the early centuries of the Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscription. Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plates, which were probably given as a record of the transaction to those who received the land. The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. Most inscriptions were in Sanskrit. In some cases, especially from the 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in a local language such as Tamil or Telugu. Let's look at one such inscription more closely. लैंड ग्रांट्स यानी जो भूमि दान होते थे वो, और रूरल एलिट्स यानी जो ग्रामीण, वहाँ पर एक वर्ग एक नया बन रहा था जो बहुत रिच थे, उनका या संभ्रांत जिसे कहा जा सकता है एलिट वर्ग का, उनके बारे में। तो जो अर्ली सेंचुरी है कॉमन एरा की, उसमें इस तरह की जो ग्रांट्स होते थे उनके बारे में उल्लेख मिलता है, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो रिकॉर्ड थे इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के। कई इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे मिले हैं, लेकिन मोस्टली कॉपर प्लेट्स पर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, और ये एक तरह से रिकॉर्ड होते थे जो इस ट्रांजैक्शन को बताते थे और उन्हें दिए जाते थे जिन्हें ट्रांसफ़र की जा रही है या लैंड जिसको दी जाती थी, उन्हें ताम्रपत्र पर इंस्क्राइब करके फिर दिया जाता था उन्हें। इस तरह के रिकॉर्ड मोस्टली संस्कृत में है और मोस्टली ये दिए जाते थे या तो ब्राह्मणों को या फिर किसी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन होता था, जैसे कोई मंदिर है या इस तरह की, या कोई पाठशाला या जिन्हें गुरुकुल जहाँ स्टडी का वर्क होता था, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उन्हें दिया जाता था। और जो अधिकतर इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत में है, लेकिन कहीं कहीं पर मोस्टली जो 7th सेंचुरी के बाद के जो हैं वो जो लोकल लैंग्वेज होती थी जैसे कि तमिल या तेलुगु, उनमें भी मिलते हैं, और अधिकतर तो संस्कृत में लिखे हुए हैं। इन्हीं में से एक के बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रभावती गुप्ता was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history, Chandragupta II. She was married into another important ruling family, that of the Vakataks, who were powerful in the Deccans. According to Sanskrit legal texts, women were not supposed to have independent access to resources such as land. However, the inscription indicates the Prabhavati had access to land, which she then granted. This may have been because she was a queen and her situation was therefore exceptional. It is also possible that the provinces of legal texts were not uniformly implemented. प्रभावती गुप्ता, जो कि गुप्ता जो रूलर्स थे उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी डॉटर थी, और उनकी शादी भी जो डेक्कन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली थी उनमें हुई थी, जो वाकाटक के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत के जो लीगल टेक्सेस हैं उनमें ये कहा गया है या उनमें लिखा गया है कि जो महिलाएं हैं, वीमेन हैं, उन्हें
इंडिपेंडेंटली वो फ्री नहीं है लैंड को यूज़ करने के लिए, उन पर उनका एक्सेस नहीं था। लेकिन जो प्रभावती गुप्ता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्वीन भी थी, उनके बारे में टैक्स मिलता है कि उन्होंने, वो लैंड ऑनर भी थी, साथ ही उसने डोनेट भी किया था लैंड को, ग्रांट दिया था। तो हो सकता है कि जो संस्कृत में जो टैक्सेस हैं, लीगल टैक्सेस हैं या धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुसार हर जगह वो फॉलो नहीं किए जाते थे, या फिर क्योंकि वो एक्सेप्शनल थी, रानी थी, इसलिए उसकी जो कंडीशन है या वो जो उसके लिए जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं किए थे प्रभावती ने। तो इस प्रकार प्रभावती गुप्ता के बारे में मिलता है कि उसने भी जो लैंड है उसे डोनेट किया था, उसके बारे में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो gives us an idea about rural population. These included Brahmins and peasants, as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. And according to the inscription, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताते हैं, आइडिया देते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसके बारे में किस तरह उनको जो ऑबे किया जाता था रूल्स उनके द्वारा, या फिर किस तरह से वो लोग अपने जो टैक्सेस हैं वो देते थे, किसको देते थे। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो टैक्सेस है वो किंग को ऑफर करे या पे करे, और जो प्रोडक्शन वहाँ पर होता था वो किंग को या जो किंग के रिप्रेजेंटेटिव होते थे उन्हें पे करे। साथ ही इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया है कि जो विलेज के लॉर्ड्स होते थे, जब लैंड को ट्रांसफ़र किया जाता था या ग्रांट पे दिया जाता था, तो जो नए लॉर्ड होते थे उनको ऑबे करे, और जो भी उनके ड्यूज़ होते थे, टैक्सेस होते थे, वो उसे पे करे, या जो भी नया उनका लॉर्ड है उसे, या जो भी मालिक होता था या प्रधान होता था गांव का, उसको अपने सारे टैक्सेस उसी को दे। Land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variation in the size of land donated, rising from small plots to vast stretches of uncultivated land and the rights given to donors. The impact of land grants is the subject of heated debate among historians. Some feel that land grants were part of a strategy by ruling lineages to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grants were indicative of weakening political power, as kings were losing control over their samans. They were tried to win alliances by making grants of land. They also feel that kings tried to project themselves as supermen because they were losing control. They wanted to present at least a facade of power. ये जो ग्रांट्स में दी जाती थी लैंड को, उसमें पूरे देश में ऐसे ग्रांट्स मिले हैं या ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनमें डोनेट किया गया था लैंड को। तो इनमें जो पूरा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं तो ये जो डोनेटेड लैंड होती थी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होते थे, या कहीं पर बहुत ही ज़्यादा बड़े लैंड होते थे। साथ ही ये अनकल्टिवेटेड भी होते थे। इस तरह इनके जो वेरिएशन है इनका देखने मिलता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंस मिलता है। और ये जो टॉपिक है जिसमें लैंड का जो क्या इफ़ेक्ट हुआ, ये एक बहुत ही हीटेड डिबेट का टॉपिक है जो इतिहासकार हैं उनके बीच में, क्योंकि कुछ जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि एक तरह से ये जो ट्रांजैक्शन होता था या जो डोनेशन होता था, वो जो फार्मर्स हैं या जो पेजेंट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और भी ज़्यादा जगहों पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए होता था। जबकि कुछ जो इतिहासकार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मानते हैं कि क्योंकि जो राजा थे वो बहुत ही दुर्बल होते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे, और जो उनके सामंत थे वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो अपनी पोजीशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, वो अपने जो सपोर्टर्स थे उनको बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर रहे थे, डोनेशन दे रहे थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो अपने आप को सुपरमैन शो करना चाह रहे थे, अपने आप को एक
बहुत पावरफुल बताने के लिए, एज ए सुपरमैन दिखाने के लिए, अपने प्रदर्शन करने के लिए वो इस तरह के काम या इस तरह के डोनेशन दे रहे थे। उनका जो कंट्रोल था वो भी बहुत लूज़ होता जा रहा था, इसलिए भी वे अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन करने के लिए भी, या अपने जो मुखौटा है, फसार है, उसका पावर दिखाने के लिए भी इस तरह का डोनेशन इस तरह की कर रहे थे। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड्स some insight into the relationship between cultivators and the states. However, there were people who were often beyond the reach of officials or samans. Pastoralists, fisher-folks and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artisans and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep details records of their lives and transactions. तो इस तरह से जो लैंड ग्रांट्स होते थे उनके बारे में हमें पता चलता है कि जो स्टेट है और जो कल्टीवेटर है उनकी रिलेशनशिप कैसे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन ऑफिशियल्स या जो सामंत थे उनकी पहुंच से दूर होते थे, उन पर उनका नियंत्रण नहीं होता था। और इन लोगों में पेस्टोरलिस्ट थे या जो पशुचारक है वो थे, फिशर फोल्क थे, मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे, या फिर जो हंटर गैदरर्स है, शिकारी प्रजाति के लोग, या ऐसे लोग जो शिल्पकार होते थे, जो आर्टिजन्स थे वे, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे जो अलग अलग जगह पर खेती करते रहते थे, वे लोग ऐसे थे जिन पर राज्य के जो अधिकारी थे या जो सामंत थे उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो इस तरह से जो ग्रुप्स हैं, तो ऐसे लोग अपने जीवन, जो ये लोग थे वो अपने लाइफ्स के बारे में और अपने ट्रांजैक्शन के बारे में अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं होते थे, उनके बारे में बहुत कम जानकारी में मिलती है। नाउ टाउन्स एंड ट्रेड विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो।